Good evening, all of you. So, now we will discuss the second chapter of Social Studies of Class 8 Reshaping India's Political Map. तो आज हम पॉलिटिकल मैप इंडिया का कैसे रीसेप हुआ, कैसे जो पॉलिटिकल बाउंड्री हमारा इंडिया का वो चेंज हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आज हम पढ़ेंगे. So, in this chapter, before going to the chapter, we know that India was sometimes called as अखंड भारत. उसको एक बार बोला जाता था अखंड भारत, और उसको हम बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा जाता है इंडिया, जाता है बांग्लादेश, जाता है देन हमारा पाकिस्तान जाता है, देन अफ़गानिस्तान जाता है. ये सारे चीज़ मिला के बहुत पहले हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था. हम जानते हैं कि पहले ज़माने में पॉलिटिकल बाउंड्री कुछ नहीं था. पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब होता है अगर एक क्लान और एक ग्रुप ऑफ पीपुल जहाँ पे भी रह जाते थे, इनहेबिटेंट हो जाते थे, उसको हम बोलते थे कि वो एक, उसको जनपद बोलते थे और महाजनपद बोलते थे. धीरे धीरे करके ये जो हमारा इंडिया का जो मैप, इंडिया का जो पॉलिटिकल बाउंड्री धीरे धीरे करके सेटअप हुआ है. सो इन दिस चैप्टर वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस. यू विल गेट द आंसर्स. हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स and the rise of the new dynasties reshape Indian political boundaries during this period? How did Indian society respond to invasion? How did India's economy adapt during times of political instability? What impact did this period have on the lives of the people? So, in class 6, we have studied about timeline and the sources of the history. So here, in this chapter, we know that 1 AD, 1 AD is considered as the date of birth of Jesus Christ. उसके बाद में जितना भी टाइम आएगा उसको हम बोलेंगे सेंचुरी, और कॉमन एरा उसको बोलते हैं. देन 1 AD के बिफोर जितना जाता है उसको हम बोलते हैं BC, मतलब बिफोर सेंचुरी, और BC बोलते हैं उसको. सो 1 AD में हमारा जेसस ख्रिस्ट का जन्म हुआ. जैसे कि हम बोल सकते हैं 261 BC में हमारा कलिंग वार हुआ था. कलिंग वार हुआ था. वी नो दैट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें हमारा मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखने को मिलता है. कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, हमारा फूड में डाइवर्सिटी होता है, हमारा लिविंग में डाइवर्सिटी होता है. ये सारे चीज़, बहुत सारा डाइवर्सिटी, मतलब हमारा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी होता है. मतलब नॉर्दर्न साइड हम चले जाए तो हमको हिमालय माउंटेन मिलेगा, सदर्न साइड चले आए तो हमको इंडियन ओशन मिलेगा, बीच में हमको प्लाट्यू का रीजन मिलेगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर अबाउट द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड मतलब द मिडिल पीरियड. मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मिडिल पीरियड. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कशन ऑफ मेडिवल पीरियड, वी शुड नो द इम्पोर्टेंट डेट कंसिडरिंग इंडिया. सो जैसे कि हम बोल सकते हैं 1206 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्ताने हुआ था. देन कम टू 1326 में री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम हुआ था. देन कम टू 1347 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बहामनी सुल्ताने हुआ था. 1336 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर हुआ था. देन तैमूर, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट. 1398 में हमारा तैमूर अटैक दिल्ली को किए थे. सो उस दिन से हमारा जो दिल्ली सुल्ताने का मतलब हमारा बेस उसमें एस्टैब्लिश हुआ था. देन कम टू 1498 में हमारा वास्को दा गामा आए थे, जो कि एक पोर्तुगीज थे, जो कि हमारा वाटर रूट इंडिया को आविष्कार किए थे.
So, what do we mean by medieval period? Medieval means, I say that the middle period. So, medieval period is different for different countries. The period in this chapter and the next is often called the latter part of the medieval period of the Indian history. The term medieval is equal to the time between two ages. तो एक्चुअली ये यूरोपियन हिस्ट्री को दर्शाता है, लेकिन हम अगर यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो उनका मेडिवल पीरियड होता है रोमन एम्पायर, जहाँ से हमारा रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, मतलब डाउनफॉल हुआ था 5th सेंचुरी बीसी से लेके रेनेसांस ऑफ, मतलब यूरोप का कल्चरल रिवाइवल, फिर से यूरोप जो अपना पहला स्थिति में आया, अपना कल्चर का पहला जैसा स्थिति में आया, वो 14th से 16th सेंचुरी तक हम बोलेंगे हमारा यूरोप के हिसाब से वो मेडिवल पीरियड होता था. सो 5th सेंचुरी बीसी से लेके 14th टू 16th सेंचुरी बीसी तक हमारा यूरोप के हिसाब से होता है मेडिवल पीरियड. लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया मेडिवल पीरियड इज बिटवीन 11th टू 17th सेंचुरी. तो यूरोप में उसको क्या मानते थे? एक डार्क एज मानते थे, क्योंकि उस टाइम में जो रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, उसके बाद उनका जो कल्चर था, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था. ऐसे हम अगर बात करें इंडिया का, तो 11th सेंचुरी से पहले हमारा जितना भी किंगडम थे, सब हमारा एंशिएंट कल्चर को अपने साथ में कैरी करके ले रहे थे. लेकिन 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच में हमारा बहुत सारे फॉरेन इन्वाजन हुआ. जैसे कि हम बोल सकते हैं इंग्लैंड आया, इंग्लैंड और ब्रिटिश उसको बोल सकते हैं. देन बीच में हमारा सुल्तानी पीरियड आया. देन हमारा जो फॉरेन इन्वाजन में हमारा ग्रीक पोर्तुगीज आए. देन हमारा आए फ्रेंच आए. ये सारे चीज मिलके, मतलब ये सारी शक्तियां 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक हमारे ऊपर जुल्म करने लगे. तो उस पीरियड को हम बोल सकते हैं इट इज ए डार्क पीरियड. इट इज ए डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, मतलब 1100 से लेके 1700 सी तक हम बोल सकते हैं क्या? इट इज द डार्क पीरियड और इट इज द मेडिवल पीरियड फॉर द इंडियन हिस्ट्री. देन कम टू अनदर चीज, और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा 15 सेंचुरी, मतलब 1500 सेंचुरी के बाद में जो हुआ उसको हम पढ़ेंगे. जैसे कि हम बोल सकते हैं 1520 में हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें हमारा बाबर का विक्ट्री हुआ था, जो कि हमारा जो ब्रिटिश, मतलब जो हमारा जो मुगल एम्पायर को वो एस्टेब्लिश किया था. देन 1556 में हमारा आ जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर्स डिसिसिव विक्ट्री. थोड़ी ना हम सबको याद रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको हमको याद करना चाहिए. देन 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी. देन 1576 बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप जो कि एक बड़ा इंडियन लीडर थे, जो एक स्ट्रांग इंडियन लीडर थे, उसको जोर जबरदस्ती उसको फोर्स किया गया कि अपने वो सरेंडर करे और अपना जो, मतलब जो स्थिति था उनको वो वापस ले. देन 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट. सो यह इधर अहोम से एक बड़ा, मतलब शक्ति थे, वो 1671 में मुगल को डिफीट किए थे. 1699 में हमारा फॉर्मेशन ऑफ खालसा बाई गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो क्लास 7 में गुरु गोविंद सिंह के बारे में. देन बिगिनिंग ऑफ द मराठा कंट्रोल इन दिल्ली, दैट इज 1754. 1799 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द
Sikh Empire. So, as we know that India is invaded by, suppose it is India, India is invaded by the sultans or Muslims. We can say that the Muslims are originally from Central Asia. सेंट्रल एशिया से वो मुस्लिम थे, वो सेंट्रल एशिया से आके हमारे ऊपर कब्जा जमा रहे थे। तो उस टाइम बहुत सारे सुल्ताने का जो उनका जो वंश थे वो गए। तो जो थे, जो रूलर थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो वो पर्शियन स्क्रिप्ट और रोमान स्क्रिप्ट में उनका नाम था। उनका जो नाम था हमारा रोमान स्क्रिप्ट और पर्शियन स्क्रिप्ट। पर्शियन स्क्रिप्ट किसके बीच में था? रोमान स्क्रिप्ट के बीच में। सो थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं खलजी को हम बोल सकते हैं खिलजी भी कुछ जगह में लिखा होता है। मुगल को कुछ जगह में मुगल लिखा सकता है और मोगुल कुछ जगह में लिखा होता है। सो टर्किक मतलब होता है refers to the people or language and culture associated with the vast region stretching across the Central Asia all the way to तुर्की एंड साइबेरिया। मतलब तुर्की से लेके साइबेरिया तक जितना भी हमारा है, जितना एरिया है, उस रीजन में जो लोग रहते थे उसको हम टर्किक बोल सकते हैं। सो थोड़ा हम उस मैप को जाएंगे, दिखेंगे कि वो कौन सा रीजन है। So, in this map, we see that here from Turkey से लेके ये हमारा होता है क्या? ये हिमालय, ये होता है हमारा इंडिया, ये होता है हमारा इंडिया का रीजन। टर्की से लेके साइबेरिया तक, मतलब इधर से लेके उधर तक ये वाला रीजन हमारा होता है सेंट्रल एशिया का रीजन। वो सेंट्रल एशिया से क्या होता है, जो लोग आते हैं उसको हम बोलते हैं टर्किक। ओके, उस रीजन से जो आते हैं उसको बोलते हैं टर्किक। तुम्हारा मन में एक शंका आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा कि सर साइबेरिया क्या है? तो साइबेरिया होता है हमारा रशिया का एक पार्ट, मतलब रशिया का एक पार्ट होता है साइबेरिया। मतलब हमारा जो टर्की से लेके हमारा साइबेरिया तक जितने भी थे उन लोगों को हम टर्किक बोलते थे। और उसके बीच में जो होते हैं, देखो इधर देखो लिखा है वेस्टर्न टर्क्स, इधर लिखा है ईस्टर्न टर्क्स। मतलब ये जो रीजन वाला, ये वाला रीजन का जितना भी हिस्सा होता है ना, ये वाला रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया बोलते हैं। क्लियर? इफ इज देयर एनी डाउट, अगर कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन से लिख देना, आई विल डिस्क्राइब इट टू यू in next class. So in this chapter, because this chapter is about 40 pages, we will complete it in 3 classes. हम 3 classes से उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। A new era in the Indian journey began in the early 11th century. Invasion from beyond the Hindu Kush mountain reshaped India's political map. हम जानते हैं हिंदू कुश माउंटेन कहां पे है? हिंदू कुश माउंटेन, ये सपोज हमारा इंडिया हुआ, ये अफगानिस्तान हुआ, उसके इधर है हमारा क्या होता है, हिंदू कुश माउंटेन होता है। जो हिंदू कुश माउंटेन के उधर से जो लोग आते हैं वो धीरे धीरे करके हमको इन्वाजन किए थे। जैसे कि चाइना के ऊपर हमारा मंगोलिया होता है। नो डाउट इंडिया हैज बीन मच वॉरफेयर इन अर्लियर पीरियड, बट द स्पेट इन्वाजन बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अनप्रेसिडेंटेड। मेनी ऑफ दिस इन्वाडर वर सेंट्रल एशियंस। सो जितना भी हमारा इन्वेडर थे वो कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया। उसको हम अभी डिस्कस किया, उसको हम टर्की बोल सकते हैं और उसको क्या बोल सकते हैं, अफगान बोल सकते हैं। तो इधर एक बात आता है, वो लोग क्यों इतना इंडिया के प्रति वो अट्रैक्टेड थे, वो क्यों इंडिया को मतलब जय करना चाहते थे, वो क्यों इंडिया को अपना कंट्रोल में लेना चाहते थे? ये तुम्हारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो दे आर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर देयर रेपुटेड रिचेस। मतलब हम जानते थे कि इंडिया हमारा इंग्रेज
मतलब जो ब्रिटिश का शासन के पूर्व वो सबसे बड़ा मतलब जीडीपी सबसे रिच वाला कंट्री था वर्ल्ड में। तो हमारा इंडिया क्या मतलब वेल्थ में बहुत रिच था। एंड कुछ आते थे मतलब रिचेस के लिए मतलब कि कुछ धन के लिए, और कुछ आते थे टेरिटोरियल एम्बिशंस के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनका जो टेरिटरी एक्सटेंशन करने के लिए वो आते थे। और कुछ आते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ओन वर्सन ऑफ देयर रिलीजन, मतलब बाय फोर्स टू स्प्रेड वायोलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्सन ऑफ देयर रिलीजन। मतलब अगर हम बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जितना भी रिलीजन होता है ना वो अपना अपना थ्योरी अलग अलग देता है। जैसे कि हिंदू बोलता है कि हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, मुस्लिम का और जो मुगल का जो था उस टाइम में उनका जो था क्या था, धर्म को उनको स्प्रेड करना था, उनके धर्म को स्प्रेड करना था। उनका क्या था, वो मतलब हेट करते थे जो दूसरा धर्म को था, दूसरा धर्म को वो हेट करते थे। अगर क्रिश्चियन होते तो वो अलग धर्म को हेट करते थे, मुस्लिम होते थे तो वो अलग धर्म को हेट करते थे। अगर क्या होता था, अगर ये मुस्लिम रूलर होते थे ना, ये मुस्लिम रूलर क्या करते हैं अपने हिसाब से अपना धर्म को, अपना जो रिलीजियस एम्बिशन को स्प्रेड करने के लिए, लोगों के ऊपर मतलब वो उसको बढ़ाने के लिए, लोगों के मतलब उनका नंबर बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे थे, उनके मुताबिक उनके हिसाब से जो जितना गैर मुस्लिम होते थे, जितना क्या होते थे मतलब गैर सुल्तान, जितना गैर मुगल होते थे, उनका हिसाब से उनको लगता था कि अगर हम क्या कर सकते हैं अलग धर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि हमारा धर्म वर्ल्ड में नंबर 1 बन सके। और उनका क्या था, उनके हिसाब से क्या था कि उनका जो टेरिटरी एक्सपेंशन था, टेरिटरी वो चाहते थे कि नॉन मुस्लिम टेरिटरी को एक्सपेंशन करे। देन let us now explore in this chapter the ever changing landscape of India from 13th century onwards. So देखो ये पेशवार ये होता है अभी पाकिस्तान का है, ये अभी दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, कोणार्क, जजनगर, दौलताबाद, देन ये सारे जो चीज होता है वो हमारा इंपोर्टेंट मेडिवल पीरियड का इंपोर्टेंट सेंटर होता है। सो ईस्टर्न गंगा टेरिटरी ये होता है हमारा जो उत्कल होता है, उत्कल वो ओडिशा का भी कुछ पार्ट होता है, देन वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट होता है, ये सारे मिलके क्या होता था हमारा ईस्टर्न गंगा टेरिटरी। देन होयसला टेरिटरी, दीज आर द 2 मोस्ट पावरफुल टेरिटरीज इन द पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब मेडिवल पीरियड में मुगल का मतलब मुगल एम्पायर का सबके ऊपर कब्जा था, लेकिन ये 2 टेरिटरी अपना जो सोवरेनिटी और अपना टेरिटरी को उनसे मतलब क्या कर किए थे, प्रोटेक्ट किए थे। समझ में आ रहा है ना? सो इन फिगर 2.4 द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या हुआ, ये सेक्शन 2.5 में क्या है हमारा, ये द कुतुब उल इस्लाम द माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। इट्स कंस्ट्रक्शन बिगन इन कुतुबुद्दीन ऐबक्स टाइम अर्ली 13th century and was completed by later sultans। वो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शुरू किए थे, उसके बाद में उनका जो अगला पीढ़ी उसको क्या कर दिए, उसको खत्म किए। देन एन इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट, मतलब एक इंस्क्रिप्शन बोला है कि ये जो चीज लगा है ना, ये सारे जो चीज है ना, वो 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, मतलब उसको क्या कर डिस्ट्रॉय करके, उसको मतलब तहस नहस करके उनका जो पार्ट है उधर लगाया गया है। एक इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक, कितना सत्य कितना झूठ वो तो पता नहीं, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन में वो बताया गया था। देन कम टू
rise and fall of the Delhi Sultanate. We begin our journey here with the Delhi Sultanate, formed after the defeat of the King Prithviraj Chauhan in 1192. So दिल्ली सुल्तानेट कहाँ से इंपोर्टेंटली फॉर्म हुआ, कब से फॉर्म हुआ? 1192 से फॉर्म हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान का जो हार हो गया था, उस जो कि हमारा राजस्थान के एरिया, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये वाला रीजन को क्या कर रहे थे, उसको रूल कर रहे थे। ओके, दिस सुल्तान सॉ, मतलब ये जो दिल्ली सुल्तानेट, वो क्या, दिस सुल्तानेट सॉ रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनास्टीज। वो कितना डायनास्टी का रूल दिखा है? 5 डायनास्टी का वो रूल दिखा है, जो कि तुर्की और अफगान रीजन होता है, मतलब जो सेंट्रल एशिया और अफगान रीजन में होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं मामलुक बोल सकते हैं, और उसको स्लेव डायनास्टी बोलते हैं, खिलजी बोलते हैं, और खिलजी और उसको बोलते हैं खलजी भी बोलते हैं, द तुगलक्स बोलते हैं, द साइदीज एंड द लोदीज, लोदी और उसको बोलते हैं लोधीज बोलते हैं। While certain part of the northern India came under the control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as Eastern Ganges in the east and the Hoysalas in the south resisted its advance and also emerged as thriving center of art, culture and administration. So क्या हुआ, जब टोटल कंट्री को मुगल एम्पायर ने, जब सुल्तान ने क्या किए, टोटल कंट्री को मतलब अपने कब्जे में कर लिए थे, उस टाइम हमारा जो होता है, हमारा ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, जो कि नरसिम्हा देवा वन के अंदर में था, एंड होयसला डायनास्टी, वो दोनों डायनास्टी, वो जो मुगल को क्या किए थे, रेजिस्ट किए थे। उनको क्या किए थे, रेजिस्ट किए थे, मतलब उनको उनके टेरिटोरी में मतलब प्रवेश करने नहीं दिए हैं। सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम्स, दीज आर 2 मोस्ट पावरफुल किंगडम्स where the sultans or the Mughals cannot make entry. Clear? So next come to the city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of northern India. तो जो हमारा होयसला डायनास्टी था और जो ईस्टर्न गंगा डायनास्टी था, वो क्या कर रहे थे, आर्ट कल्चर का एक बड़ा वो जगह थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट प्लेस बन रहे थे। देन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वो हमारा मतलब सेंट्रल लोकेशन में वो एक बिगर रोल भी प्ले करता है। द सुल्तान period was marked by political instability combined with efforts with territorial expansion. So सुल्तान पीरियड क्या हुआ है, 1 minute, सो सुल्तान पीरियड क्या हुआ है हमारा, जो तो सुल्तान पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विथ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब उसका जो सुल्तान पीरियड का क्या क्या उनका टाइम में था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे मतलब एम्परर ने, बहुत सारे फॉरेन इन्वाजन हुए थे। फॉरेन मतलब जो देश का बाहर का जो राजा थे, वो इंडिया को अटैक कर रहे थे। तो वो क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट क्या निकला, मिलिट्री कैंपेन रेडेड द विलेजेस एंड सिटीज एंड प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स। तो क्या किए, वो प्लंडर किए, डिस्ट्रॉय किए, मतलब वो लूट लिए हमारा टेम्पल को, तहस नहस कर दिए वो हमारा टेम्पल को। और सीट ऑफ लर्निंग, सीट्स ऑफ लर्निंग का मतलब होता है, अगर हम बोल सकते हैं सीट्स ऑफ लर्निंग में एक आएगा हमारा सीट्स ऑफ लर्निंग में हमारा आएगा, जैसे कि हम बोलेंगे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी।
उनको भी वो क्या कर दिए, मतलब उनको भी वो डिस्ट्रॉय किए हैं। सो succession the appointment of the new sultans were often violent, मतलब वो लोग क्या करते थे, मतलब वायोलेंस में वो क्या करते थे, बिलीव करते थे। उसके लिए क्या हुआ, अगर एक फादर ने किंग बनाना, एक पिता ने किंग बना, अगर फादर ये सन, तो अभी फादर अगर किंग है ना, सुल्तान है ना, उसके बाद कौन होगा, सन होगा। लेकिन वो सन ने क्या किए थे, वो फादर का मतलब मार दिए थे। मतलब पावर के लिए वो क्या किए थे, अपना जो ऊपर का मतलब अपना जो थे, क्या थे, अपना जो प्रेसिडेंट थे, अपना जो प्रीडिसर थे, प्रीडिसर का मतलब होता है जो पहले राजा थे, उनको मार दिए थे। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए क्या हुआ, उनका जो एवरेज जो रेन हुआ, एवरेज ने मतलब एवरेज जो रूलिंग का टाइम हुआ है ना, वो नॉट मोर देन 9 ईयर्स। सो वो क्या होता है, हार्डली मोर देन 9 ईयर्स। बहुत कम ऐसे है जो 9 साल के ऊपर राज किए हैं, 9 साल के ऊपर रूल किए हैं, नहीं तो सारे के सारे मतलब बहुत सारे क्या किए हैं, वो मतलब 9 ईयर के बीच में अपना मतलब रूल खत्म किए हैं। सो इट इज द कॉइन मिंटेड बाय, वो हमारा एमसीक्यू में आ सकता है, ए कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी व्हिच बियर्स द इंस्क्रिप्शन सिकंदर सानी और द सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। अलेक्जेंडर वो क्या किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने एक कॉइन मिंट किया था, और कॉइन वो एक बनाया था जिसमें क्या था, सिकंदर सानी का एक इंस्क्रिप्शन था। ओके, और उसको बोलते सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। क्लियर। इन टर्न एट द टर्न ऑफ 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaigns over large areas of north and central India. So north and central India में वो क्या किए, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए हैं। सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज, मतलब क्या किए, बहुत सारे सिटी को क्या कर दिए, बिखर दिए। वो बहुत सारे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिए, उसमें प्लंडर किए, मतलब वो क्या किए, जितना भी हमारा धन थे, जितना भी हमारा वेल थे, उसको लेके भाग गए, उसको ले आए। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वाजन बाय मंगोल फोर्सेस। और वो क्या किए थे, उस टाइम क्या हुआ, ये इंडिया हुआ, पहले जो मंगोल आए थे ना, उस टाइम क्या मंगोल ट्राई कर रहे थे हमारा इंडिया को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम में कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। तो वो क्या किए, उसको रेजिस्टेंस किए थे, उसको क्या किए थे, प्रोटेक्ट किए थे। ओके, इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द एशिया एट द टाइम। मुगल एम्पायर क्या था, एक एम्पायर था जो कि एशिया का मोस्ट पार्ट कवर किया था। देन अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव जनरल थे मलिक कफूर, सेनापति बोलते हैं उसको। वो क्या किए थे, एक्सपेंडेड द सुल्तानेट्स रीच साउथवर्ड, मतलब वो धीरे धीरे करके हमारा जो नॉर्थ जगह से लेके वो साउथ के तरफ वो अपना क्या किए, अपना कब्जा जमा लिए। ओके, so and their plunder wealth helped finance the sultan's enormous military apparatus। मतलब वो जो प्लंडर किए थे, जितना भी वेल्थ, जितना भी हमारा जितना था वेल्थ, जितना धन था, उसको प्लंडर करके वो क्या कर रहे थे, वो जो मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे ना, उसमें लगा रहे थे। जो मिलिट्री अपैरेटस, मतलब हम बोल सकते हैं हथियार बोल सकते हैं, हाथी बोल सकते हैं, और उस टाइम जो भी अपैरेटस आता था उसको हम क्या, वो उसमें यूज करते थे। ही ऑल्सो अटैक्ड ए नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स, वो बहुत सारे हिंदू सेंटर को अटैक किए थे, जैसे कि श्रीरंगम, मदुराई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। मतलब जितना हमारा वेल्थ का सेंटर था, जितना हमारा धन का जो सेंटर था, उसको वो अटैक किए थे। नेक्स्ट, ए फ्यू डिकेड्स लेटर मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक रूल्ड दिल्ली, एक्सपेंडेड दिल्ली सुल्ताने टेरिटोरी फर्दर। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस
Mauryan Empire, most of the subcontinent was now under one ruler. तो एक कुछ दशंधि के बाद हमारा मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए, वो एक्सपेंडेड द दिल्ली सुल्तानेट टेरिटोरी। तो मौर्यन एम्पायर के बाद, मतलब अशोक के बाद, जो मौर्यन एम्पायर के बाद जो हमारा जो सब कंटिनेंट हम किसको बोलते थे, हम बोलते थे इंडिया को एक सब कंटिनेंट बोलते थे। क्योंकि हमारा जो इंडिया था ना, सब कंटिनेंट इसको क्यों बोलते थे, इंडिया, बांग्लादेश, देन अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, ये सब मिलके एक जगह, मतलब ये जो बड़ा जगह उसको हम क्या बोलते थे, इंडियन सब कंटिनेंट उसको बोलते थे। सो मोहम्मद बिन तुगलक का आने का टाइम में वो क्या हुआ था, एक रूलर के अंदर में, वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर में वो था। सो वो क्या किए, ऑल्दो हिज डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंट, इट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। सो उनका जो डोमिनेंस था, सिग्निफिकेंट था, बट कुछ दिन के लिए था। मोहम्मद बिन तुगलक had ambitious schemes, मतलब उनका बहुत सारे ambitious स्कीम थे, बट मतलब बहुत बड़ा बड़ा उनका जो सोच था, लेकिन उसका एग्जीक्यूट बहुत कम हुआ, वो बहुत पुअरली एग्जीक्यूट हुआ है। सो वन ऑफ द एग्जीक्यूशन वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वो क्या किए, दिल्ली टू दौलताबाद को उनका कैपिटल शिफ्ट किए, जिसको हम बोलेंगे देवनगरी, जिसको बोलते थे देवनगरी। वो कहां पे है दौलताबाद, महाराष्ट्र पे है, अभी का महाराष्ट्र पे है, ओके, महाराष्ट्र पे है। परहैप्स नियर प्रेजेंट डे संभाजी नगर, परहैप्स ही थॉट its more central location would offer better control of the empire. So वो क्या सोचे थे कि वो सोचे थे कि जो अगर ये उनको लगा कि वो जो महाराष्ट्र है ना, वो सेंट्रल लोकेशन हो जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, वो अपना टेरिटोरी में एक बेटर कंट्रोल कर सके। इसलिए वो क्या किया, एक जगह से, मतलब ये सेंटर जगह से लेके, मतलब ये दिल्ली से वो क्या कर दिए, महाराष्ट्र को वो क्या कर दिए, अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिए। सो कैपिटल शिफ्ट करने में बहुत सारे पैसे का, बहुत सारे मतलब वेल्थ का जरूरत होता है, क्योंकि फिर से न्यू ऑफिस वो बनाना होगा, नया ऑफिस, नया उनका जो दरबार बनाना होगा। ये सारे चीज के लिए क्या होता है, हमारा बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना पड़ता है। वो तो हमारे ऊपर टैक्स, हमसे वो टैक्स लेते थे ना, वो उसी से वो करते थे। वो फिर से क्या करते थे, दिल्ली से लोगों को, मतलब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था दौलताबाद को, वो लोगों को जबरदस्ती, द पीपुल आर फोर्स्ड टू ट्रैवल ओवर 1000 किलोमीटर, मतलब उनको जबरदस्ती किया जाता था लोगों को कि वो 1000 किलोमीटर वो ट्रैवल करे। तो कुछ साल बाद उनका जो प्लान फिर से क्या हुआ, मिसफायर हो गया, मतलब वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर से वो क्या किए, हिज प्लान मिसफायर्ड, फिर से ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। वो क्या किए, फिर से एक बार उस कैपिटल को शिफ्ट दिल्ली कर दिए। बोथ ट्रांसफर रिजल्ट इन ग्रेट लॉस ऑफ द लाइफ। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे जाने चला गया, बहुत सारे धन का नष्ट हुआ। अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन मनी। अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी का मतलब होता है, जैसे कि हमारा होता है 5000 का हमारा रुपीज होता है, हमारा क्या होता है, बड़ा वाला करेंसी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, अगर हम बोल सकते हैं 1 लाख रुपीज हमारा क्या हो सकता है, हमारा एक बड़ा रुपीज होता है। लेकिन रिक्स 1 मतलब रुपीज 1 हमारा क्या, एक टोकन करेंसी होता है। उस टाइम वो भी सोचे, मतलब वो रूलर ने सोचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचे कि हम टोकन करेंसी का मतलब प्रचलन करेंगे।
लेकिन क्या हुआ, तो वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया, वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया, एंड इन ट्रेड एंड एनकरेज पीपुल टू काउंटर फेल्ड कॉपर कॉइन्स। वो क्या किए, सिल्वर और गोल्ड कॉइन के बदले में वो क्या किए, टोकन करेंसी चलाने का मतलब वो सोचे। लेकिन वो क्या हुआ, ट्रेड और मतलब ट्रेड और दूसरे चीज में, व्यापार में क्या हुआ, बहुत मतलब असुविधाएं हुआ। तो उसमें क्या हुआ, द इकोनॉमी मतलब जो अर्थव्यवस्था वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। सो इधर मोहम्मद बिन तुगलक हम क्या दिखे, मोहम्मद बिन तुगलक दिखे कि वो बहुत मतलब उनका जो गोल था बहुत बड़ा गोल था, लेकिन वो क्या नहीं कर सके, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके। The sultans and their courts elite lived in luxurious places, enjoying elaborate clothing, jeweled ornaments, and in fine food. This wealth largely derived from plunder from their military campaigns. The sultan and उनका जो मतलब जो कोर्ट था, उनका जो दरबार था, उनका जो दरबार के लोग थे और जो सुल्तान थे वो लग्जूरियस प्लेसेस में रहते थे। वो क्या करते थे, इलाबोरेट क्लॉथिंग मतलब बहुत अच्छा क्लॉथिंग वो यूज करते थे, मतलब बहुत अच्छा पहनते थे। देन ज्वेल्ड ऑर्नामेंट, बहुत ज्यादा ज्वेल्ड ऑर्नामेंट पहनते थे। एंड वो बहुत अच्छा अच्छा फूड खाते थे। इसलिए क्या हुआ, मतलब बहुत धन का जरूरत होता है, बहुत पैसे का जरूरत होता है। वो कहां से लाते थे, वो मिलिट्री कैंपेन से लाते थे। वो कहां से लाते थे, टैक्स जो कॉमन लोग से लेते थे वहां से लाते थे। एंड कंकर्ड रीजन्स एंड एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, वो किसमें एंगेज होते थे, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड मतलब, स्लेव का मतलब होता है नौकर, उसको हम बोलते हैं दास, दास बोलते हैं ना। सो स्लेव ट्रेड का मतलब होता है जो नौकर का वो ट्रेड करते थे, मतलब कुछ लोगों को इंडिया से कुछ लोगों को वो क्या करते थे, वो भेजते थे सेंट्रल एशिया को। मतलब इंडिया से वो क्या करते थे, सेंट्रल एशिया को मतलब दूसरे कंट्री को क्या करते थे, लोगों को भेजते थे। उसमें उनको पैसा मिलता था, उसको बोला जाता है स्लेव ट्रेड बोला जाता है। आज एनस्लेव्ड पीपुल provided free labor were sent away to distant Central Asia to be sold, but plunder in turn affected trade networks and agricultural production. सो ये जो प्लंडर करते थे, वो जो लूटते थे, वो क्या क्या हमारा जो ट्रेड नेटवर्क को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को क्या क्या बहुत हैम्पर किया। This period also witnessed numerous attacks on sacred and revered images in Buddhist, Jain, Hindu temples. Such destruction was motivated not just by plunder but by iconoclasm. So वो क्या किए उस टाइम में, वो प्लंडर तो कर रहे थे मतलब लूट रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, मतलब जो बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल के ऊपर वो अटैक कर रहे थे। सैक्रेड और रिवर्ड इमेज का मतलब होता है जो इमेज को हम होली मानते हैं, जो इमेज को हम पूजते हैं उसको बोलते हैं रिवर्ड इमेज। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है द रिजेक्शन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइकॉन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्स आइडोलेटरस। तो क्या होता है, जिसको हम मानते थे जो रिलीजियस इमेज और जो आइकन होता है उसको डिस्ट्रक्शन करने को आइकोनोक्लाज्म बोलते हैं। सो इन दिस चैप्टर जितना भी हम पढ़े हैं उसको अगर हम समराइज करें तो क्या हुआ, जो हमारा पहले से फिर एक बार मैं बता देता हूं। देखो, जो हमारा पॉलिटिकल मैप था, रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, मतलब जो पॉलिटिकल मैप हमारा पहले से था और बहुत मतलब कुछ डिस्टिंक्ट नहीं था, बहुत बड़ा था, मतलब अखंड भारत था। वो क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से जाना जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देन वी कैन से दैट अफगानिस्तान, दे ऑल आर काउंटेड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट।
लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो फॉरेन इन्वाजन हुआ, जो फॉरेन शक्तियां आए, वो धीरे धीरे करके कैप्चर करने लगे। सो उस पीरियड को हम एक ब्लैक पीरियड के तरह जानते हैं और मानते हैं। उसको हम मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। सो मेडिवल पीरियड यूरोपियन के लिए अलग होता है, जैसे कि 5th सेंचुरी से लेके 14th और 16th सेंचुरी तक, और इंडियन के लिए हम बोलते हैं वो 11th से लेके 17th सेंचुरी तक। सो इन दिस चैप्टर हियर वी स्टडीड अबाउट हमारा जो टर्की और अफगान रीजन का बारे में कुछ पढ़े। देन उनका जो एम्बिशंस था, टेरिटोरियल एम्बिशंस था। देन उनका जो रिलीजन को स्प्रेड करने का एम्बिशंस था। देन हमारा जो धन को लूटने का एम्बिशन था। सो उसके हिसाब से धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वाजन हुए हैं। सो हियर इट इज द अखंड भारत, और कैन से दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको हम बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? सो दीज आर द इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Here we see that Tughlaq dynasty, Lodhi dynasty, Hoysala territory and Ganga territory, Eastern Ganga territory. Then come to Qutub Minar and the Quwwat ul Islam, the might of Islam, जहाँ पे हमारा जो 27 हिंदू और जैन टेम्पल को उसको डिस्ट्रॉय करके उनका जो पार्ट है उनमें लगा गया है। देन कम टू हमारा राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट हमारा कब से स्टार्ट हुआ? पृथ्वीराज चौहान का हारने के बाद हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो वो राजा थे उनका मतलब डिफीट होने के बाद हमारा सुल्तानेट हुआ। सो दिल्ली सुल्तानेट में हमारा 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनास्टी आए जो कि तुर्किक और अफगान ओरिजिन का थे। पहले मामुलक और उसको बोलते हैं स्लेव डायनास्टी, देन कम टू खलजी डायनास्टी, देन कम टू तुगलक, साइट्स एंड लोधी डायनास्टी। सो सुल्तान पीरियड में क्या हुआ था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था। देन बिकॉज इट इज दे एम्ड एट द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो उनके लिए पैसा कहाँ से आता था? वो विलेज को रेड करते थे, लूटते थे, सिटीज को लूट करते थे, वो प्लंडर करते थे और डिस्ट्रॉय करते थे टेम्पल और सीट ऑफ लर्निंग को। ऑलरेडी हम वो पढ़ चुके हैं। देन अलाउद्दीन खिलजी एक कॉइन मिंट किए थे, प्रचलन किए थे, जिसमें हमारा इंस्क्रिप्शन था सिकंदर सैनी का और जो सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन का। सो हियर देन वी स्टडी दैट अलाउद्दीन खिलजी के बाद हमारा आए हमारा जो मलिक काफूर, उनका जो स्लेव जनरल थे मलिक काफूर, वो उनका जो दिल्ली सुल्तानेट का वो रीच साउथवार्ड तक ले गए। देन वो अटैक बहुत सारे हिंदू सेंटर को अटैक किए, जैसे कि श्रीरंगम, देन मदुराई, चिदम्बरम एंड रामेश्वरम। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। तुगलक आने के बाद उसके टाइम में वो भारत बहुत मतलब एक बड़ा सा पार्ट उनके अंदर में था। वो बहुत अच्छा चीज करने को सोचे लेकिन नहीं कर पाए, वो प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, क्योंकि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था, वो एग्जीक्यूशन था, वो बहुत पुअर था। वो क्या किए? दिल्ली से दौलताबाद को अपना जो कैपिटल शिफ्ट किए, जिसको देवगिरी बोलते हैं। देन फिर से वो क्या किए? दौलताबाद से फिर से दिल्ली ले आए। उसमें बहुत सारे धन और यौवन और जीवन का नष्ट हुआ। देन कम टू वो क्या किए? टोकन करेंसी प्रचलन करने का सोचे थे। देन अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी वेयर चीपर कॉपर coin declared to be token and have the value of silver and gold coin। सिल्वर और गोल्ड कॉइन के मतलब जितना वैल्यू था टोकन करेंसी का उतना वैल्यू था। सो धीरे धीरे करके मतलब ये वाला जो करेंसी हुआ ना, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया। सो वो क्या किया? हमारा जो उनका जो इकोनॉमी था उनको बहुत डिक्लाइन मतलब बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया। देन कम टू जो सुल्तान थे और जो उनका जो कोर्ट का मेंबर थे, उनका जो दरबार का मेंबर थे, वो लग्जरियस प्लेसेस में पैलेसेस में रहते थे। वो मतलब क्या करते थे?
बहुत अच्छा पहनते थे, मतलब लाभिस वाला, मतलब हम क्या कहते हैं, हमारा जो क्लॉथिंग होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो क्लॉथिंग वो पहनते थे, एंड ज्वेल्ड ऑर्नामेंट पहनते थे, एंड बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। उसके लिए कहाँ से पैसा आता था? वो मिलिट्री कैंपेन से आता था, टैक्सेस से आता था। वो क्या किए थे? स्लेव ट्रेड से वो लाते थे। देन वो क्या करते थे? ट्रेड नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किए। उसके बाद क्या किए? वो हमारा जो रिवर्ड इमेज और स्कार्ड इमेज थे, सैक्रेड इमेज थे इन बुद्धिस्ट और जैन एंड हिंदू टेम्पल को, उनको डिस्ट्रॉय किए। उसको हम बोलते थे उसको बोला जाता है आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है द रिजेक्शन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉन्स एंड रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्स आइडोलेटरस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इफ एनी डाउट अराइज, अगर कुछ डाउट आया तो तुम कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। अगर कुछ सीखने को मिला तो तुम लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।